ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर आपके इन पे रिवीजन मस्त चल रहा है एंड यस यू आर गेनिंग द कॉन्फिडेंस यूजिंग दीज लेक्चर्स। माहौल के साथ पढ़ाई करिए। आइए सर चैप्टर नंबर 20 लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, ये चैप्टर का रिवीजन करते हैं फटाफट। सर सेक्शन नंबर 85 लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। सरकार ध्यान देना, कोई भी बिजनेस अगर आप परचेज कर रहे हो तो सबसे पहले जिस बिजनेस को आप परचेज कर रहे हो उसका ड्यू डिलिजेंस करा देना। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी का बिजनेस एक्वायर किया है तो सर both the transferor as well as transferee shall be jointly and severally liable to pay the dues of the transferor। जिस दिन बिजनेस ट्रांसफर हुआ है उस दिन तक की जो भी लायबिलिटीज होती है, भले टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टीज जो भी है सर, ऑल विल बी लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर एज वेल एज ट्रांसफरी एंड बोथ विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज। हाँ सर, बिजनेस ट्रांसफर करने के बाद अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है सर, वो बिजनेस करने के बाद के ट्रांजैक्शन की लायबिलिटी थी, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली जिसने बिजनेस परचेज किया ट्रांसफर वही लायबल होगा। जिसने बिजनेस ट्रांसफर सर जिसने बिजनेस ट्रांसफर किया था वो लायबल नहीं होगा, जिसने बिजनेस परचेज किया है वही लायबल होगा बेटा। क्लियर? डन। पर हाँ, बिजनेस ट्रांसफर हो तो उससे पहले की लायबिलिटी के लिए बोथ विल बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये। क्लियर? इवन पेनल प्रोविजंस आर पेनल पेनल्टी वगैरह जो होती है वो भी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे बाय बोथ दी कंपनी होती है बेटा, बोथ द पर्सन होता है बच्चों। अच्छा, जो बिजनेस ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट, लीज, लीव, लाइसेंस, हायर और एनी अदर मैनर बिजनेस ट्रांसफर हो सके नहीं। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना सर, जिस दिन आप बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन लायबिलिटी एग्जिस्टिंग थी या लायबिलिटी बाद में पता पड़ी, उससे कोई कंसर्न नहीं है। जिस दिन तक बिजनेस ट्रांसफर हुआ है उस दिन तक की लायबिलिटी के लिए बोथ पर्सन विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। आइए सर, सेक्शन नंबर 86 बोलता है लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। सर जैसे आपने पढ़ा था सर, क्या अगर कोई भी गुड्स और सर्विस और बहुत एजेंट ने सप्लाई किया है, अगर एजेंट प्रिंसिपल की बिहाफ पे एजेंट अगर सप्लाई कर रहा है और खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, मतलब एजेंट इज द सप्लायर और एजेंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। पर बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन सर प्रिंसिपल इज आल्सो मेड इक्वली लायबल फॉर द ड्यूज ऑफ द एजेंट। इसलिए सर एजेंट की जब एजेंट सप्लाई करता है कोई भी गुड्स या सर्विस, उसके लिए वो लायबल तो ही है, पर सर जो भी सप्लाई उसने करी है टैक्सेबल गुड्स, उस टैक्सेबल गुड्स के लिए सर प्रिंसिपल भी इक्वली लायबल होगा बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन। अच्छा, मान लो एजेंट ने कोई गुड्स परचेज किया और सर परचेज किया प्रिंसिपल की बिहाफ पे और फिर वो एजेंट कैसे प्रिंसिपल क्या भेज रहा है, तो एजेंट अगर टैक्स पे नहीं करता तो प्रिंसिपल विल बी लायबल टू पे द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यूज ऑफ द एजेंट। क्लियर? डन। इसलिए एजेंट भी अपॉइंट करो तो सोच समझ के करना। सेक्शन 87 लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर। सर अगर कभी भी दो कंपनीज अमलगमेट मर्ज होती है बेटा, तो आपको पता है सर एप्लीकेशन फॉर अमलगमेशन मर्जर ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाती है बच्चों, और वहां से अमलगमेशन मर्जर की एप्लीकेशन अप्रूव होती है। मान लो 14 फेब को दो कंपनीज अमलगमेट हुई बेटा, भाई मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, 14 फेब को कोई कंपनी अमलगमेट हुई है, पर सर उसकी एप्लीकेशन गई कोर्ट के अंदर और वो एप्लीकेशन अप्रूव हुई कब? 15 जुलाई को। तो सर 15 जुलाई को ऑर्डर ऑफ कोर्ट आया है, पर सर इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन मर्जर हुआ कब से? 14 फेब से बेटा। हाँ है ना बेटा? पर सर 14 जुलाई तक दोनों ने जो आपस में ट्रांजैक्शन किए, वो दोनों सेपरेट पर्सन ने आपस में ट्रांजैक्शन किए, दोनों के ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा। ये माना जाएगा कि 14 जुलाई तक दोनों जो आपस में ट्रांजैक्शन किए वो एज अ दो डिफरेंट पर्सन की तरह ट्रांजैक्शन किए और आपस में सप्लाई जो किया उस पर जीएसटी लगेगा बेटा। और 15 जुलाई से दोनों कंपनी अगर एक बन गई है तो फिर पुरानी कंपनी के रजिस्ट्रेशन होंगे कैंसिल, नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी के अंदर, और सर फिर वो सिंगल कंपनी बन गई, फिर उसके बाद आगे के ट्रांजेक्शन सिंगल कंपनी के अंदर टैक्सेबल नहीं होते बेटा अगर वो सेम स्टेट में है। तो अगर दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह तो सर बात अलग होगी। तो ऐसे केस में आपस में जो सप्लाई करेंगे उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, देख लेना शेड्यूल नंबर 1 बेटा। माहौल सर आइए सेक्शन 88 लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। तो सर कभी भी कोई कंपनी लिक्विडेशन जाती है तो उसका लिक्विडेटर जब अपॉइंट होता है तो उस लिक्विडेटर को अपने अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर सर कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ता है कि मैं इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं, क्या आपके कोई ड्यूज पेंडिंग है क्या? तो उस कमिश्नर को विद इन 3 मंथ्स सर कमिश्नर विल नोटिफाई, कमिश्नर बताएगा कि साहब स्पेसिफाई करेगा कि हाँ साहब इस कंपनी का हमारा इतना अमाउंट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी ड्यूज है वो इतना पेंडिंग है, सो दैट वो इतने फंड्स अगर हो तो वो सेपरेटली एलोकेट कर पाए। क्लियर? ये इंटीमेशन देगा कमिश्नर हमारे लिक्विडेटर को बेटा। अच्छा, अब सेक्शन 89 बोलता है क्या? लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। सर अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो सर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी पे नहीं करती तो। पर अगर कोई डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि साहब मेरा ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है और सर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं इस काम में, तो ऐसे केस में उस डायरेक्टर को छोड़ देंगे, बाकी सारे डायरेक्टर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी। और हाँ, अगर वो कंपनी मान लो किस दिन पब्लिक लिमिटेड बन गई बच्चों, तो जिस दिन तक वो प्राइवेट लिमिटेड थी उस दिन तक की लायबिलिटी के लिए ऑल द डायरेक्टर विल बी लायबल। क्लियर? डन।
पब्लिक लिमिटेड बनने के बाद डायरेक्टर लायबल नहीं होते हैं। सेकंड थिंग सर, अगर कोई पेनल्टी पर्सनली किसी डायरेक्टर पर लगाएगी तो उस पर्सनल डायरेक्टर की पेनल्टी, वो कंपनी की पेनल्टी नहीं है, अदर डायरेक्टर उसके लायबल नहीं रहेंगे। सेक्शन नंबर 90 बोलता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म टू पे द टैक्स। सर ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म। क्लियर? पार्टनरशिप फर्म अगर पे नहीं करती तो सारे पार्टनर्स, एंड जहां जहां पार्टनरशिप फर्म रेफर हुआ है वहां एलएलपी भी रेफर होगा। सेकंड थिंग सर, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है तो उसको बोला गया है क्या, तुम्हारे रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर हर उस जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को आप इंटीमेशन दे देना रिगार्डिंग योर रिटायरमेंट। सर जहां जहां पे वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है उसके जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ेगा विद इन 1 मंथ बाय द पार्टनर कि मैं इस फर्म से रिटायर हो चुका हूं इस दिन से। अगर उसने इंटीमेशन दे दिया तो जिस दिन तक वो पार्टनर था उस दिन तक की लायबिलिटी के लिए ही वो पार्टनर रेस्पॉन्सिबल रहेगा। पर सर अगर उसने विद इन 1 मंथ ये इंटीमेशन नहीं दिया तो हिज लायबिलिटी विल कंटिन्यू इवन आफ्टर रिटायरमेंट। अगर वो फर्म की कोई ड्यूज बचते हैं, कोई पेंडिंग है, तो उसके लिए वो पार्टनर भी लायबल होगा अगर उसने विद इन 1 मंथ आफ्टर रिटायरमेंट उसने 1 मंथ के अंदर इंटीमेशन नहीं दिया तो बच्चा। हाँ है ना भाई माहौल सर? और अगर उसने इंटीमेशन दे दिया तो जिस दिन तक वो पार्टनर था उस दिन तक के लिए ही वो लायबल होगा, उसके बाद के लिए वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन 91 लायबिलिटी ऑफ गार्जियंस और ट्रस्टी एटसेट्रा। सर अगर कोई माइनर है या कोई अदर इनकैपेसिटेड पर्सन है जिसका बिजनेस कोई मेजर पर्सन या कोई दूसरा पर्सन कैरी ऑन कर रहा है, तो ऑल द लायबिलिटीज ऑफ दैट माइनर और सर इनकैपेसिटेड पर्सन विल बी ट्रीटेड एज इफ द लायबिलिटी ऑफ द मेजर पर्सन ओनली। जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है माना जाएगा कि वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है खुद के लिए बेटा, और सारी लायबिलिटी उस मेजर की ही होगी जो उसके बिहाफ पे बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। क्लियर? सेम वे लायबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वोट्स एटसेट्रा। सर अगर किसी बिजनेस के लिए कोर्ट ऑफ वोट अपॉइंट हुए हुए या ऑफिशियल ट्रस्टी अपॉइंट हुआ हुआ या एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट हुआ हुआ या एनी रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट किया हुआ या एनी पर्सन वॉट एवर बी हिज डेजिग्नेशन हु एक्चुअली इनफैक्ट मैनेजेस द बिजनेस, तो ऐसे केस में सर वो पर्सन को हमेशा लायबल माना जाएगा फॉर द ड्यूज ऑफ द बिजनेस एज इफ ही इज द कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर हिमसेल्फ। क्लियर? सर सेक्शन 93 बोलता है स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। बेटा अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है बच्चों और वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड था, ऐसे केस में अगर उसके कोई ड्यूज बाकी है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, तो उसके लिए कौन लायबल होगा? 2 केस, क्या उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो जो पर्सन उसका बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, भले उसका लीगल हायर हो या कोई और पर्सन हो, वो लायबल होगा सारे ड्यूज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन को पे करने के लिए। क्लियर? और अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो लीगल हायर्स विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। पर अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो लीगल हायर पे लायबिलिटी जो आएगी वो मैक्सिमम उतनी लायबिलिटी आएगी जितनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में उसको पास ऑन हुई है, उससे ज्यादा रिकवरी उससे नहीं कर पाएंगे। और हाँ सर, डेथ होने से पहले ही लायबिलिटी पता थी या डेथ होने के बाद लायबिलिटी पता पड़ी, उससे कोई कंसर्न नहीं है। सर जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वो तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए लायबल होगा, और अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो लीगल हायर्स लायबल होंगे जितनी प्रॉपर्टी पास ऑन हुई इनहेरिटेंस में उसके लिए। बेटा आई बच्चों, सर इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ एचयूएफ और एओपी, सर परिवार नहीं रहा, हिंदू और डिवाइडेड फैमिली डिवाइड हो गई, सर एओपी मेंबर्स आप डिवाइड हो गए, तो ऐसे केस में कोई बात नहीं। सर एओपी या फर्म बंद हो गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर जिस दिन तक वो एओपी या एचयूएफ एग्जिस्टेंस में थी उस दिन तक जो भी मेंबर्स उसके मेंबर्स थे, एचयूएफ के जो मेंबर्स थे या एओपी के जो मेंबर थे, उस एओपी की लायबिलिटी के लिए, उस एचयूएफ की लायबिलिटी के लिए ऑल मेंबर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द एचयूएफ और एओपी। सेम विद द केस विद द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर कोई फर्म डिसोल्यूशन हो जाती है बच्चा, तो ऐसे केस में जिस दिन तक वो फर्म एग्जिस्टेंस में थी तो सारे पार्टनर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म। क्लियर? एंड सर इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप और ट्रस्टीशिप, सर यही एक भारी पॉइंट है। अगर कोई अनसाउंड माइंड वाला पर्सन साउंड माइंड का हो गया या माइनर मेजर हो गया, तो सर जिस दिन से वो माइनर मेजर हुआ या जिस दिन से अनसाउंड माइंड वाला पर्सन साउंड माइंड वाला हुआ, उस दिन से सारे ड्यूज के लिए लायबल वो मेजर पर्सन या साउंड माइंड वाला पर्सन हो जाएगा। जो पर्सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा था पहले उससे कोई कंसर्न नहीं है, भली लायबिलिटी पहले वाले पीरियड की उससे कंसर्न नहीं है। मतलब जो बच्चा बड़ा हो गया भगवान से दुआ करेगा मैं छोटा ही ठीक था साहब, आइए, और जो पर्सन अनसाउंड माइंड का था वो सोचेगा मैं वापस पागल हो जाऊं, अच्छा है। सर आइए सेक्शन 94 लायबिलिटी इन अदर केसेस। सर हमने सेक्शन 93 में पढ़ा था क्या, बिजनेस के लिए एओपी या पार्टनरशिप फर्म या सर एचयूएफ डिवाइड हो गया, यहां पर सर परिवार अभी भी है। जिस झगड़े की वजह से हमारा परिवार में डिस्टर्बेंस आ रहा था वो बिजनेस हमने बंद कर दिया। मतलब सर इस सेक्शन 94 में बोला है क्या, एओपी एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म ये कंटिन्यू है पर उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस कंटिन्यू हो या ना हो। सर ऑल द ड्यूज ऑफ द फर्म एओपी या एलएलपी या एचयूएफ की जो भी ड्यूज होंगे उसके लिए सारे मेंबर्स, एंड पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर्स, सर एचयूएफ है तो सारे मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द एचयूएफ एओपी और फर्म एज इफ दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस। मतलब बिजनेस अभी भी कंटिन्यू रहा है, ऐसा मान के रखो और ऐसा समझो कि लायबिलिटी आपकी आएगी, सबको जॉइंटली एंड सेवरली पे करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है बेटा, मतलब
फर्म में पार्टनर्स नए आए या पुराने हटे, क्लियर, चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म या एओपी होता है अगर, तो सर ध्यान देना बेटा। सर जो इनकमिंग पार्टनर्स है, देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सर अगर उसने विद इन 1 मंथ इंटीमेशन दे दिया तो जब तक वो पार्टनर था तब तक के लिए वो लायबल रहेगा हमेशा, लाइफ टाइम, क्लियर, उसके बाद के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। पर जो इनकमिंग पार्टनर है, दैट नया पार्टनर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म और एओपी। सर भले वो लायबिलिटी पहले वाले पीरियड की हो या उसके ज्वाइन करने के बाद की, उसे कोई कंसर्न नहीं है, क्लियर। सर बिफोर और एज इट एग्जिस्ट आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन सारी लायबिलिटीज के लिए वो लायबल रहेगा। इसलिए पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करने से पहले देख लेना कि उस फर्म के कोई ड्यूज तो बाकी नहीं है। भारत माता की जय, क्लियर। जहां जहां पार्टनरशिप फर्म रेफर हुआ वहां एलएलपी भी रेफर करेंगे। कोर्ट मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बेटा हाँ है ना भाई, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, और ये चैप्टर खत्म होता है। अब मिलते हैं सर अगले चैप्टर के अंदर। ऑल द बेस्ट, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर एंड सर फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करो, भगवान आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। माहौल।